अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर कारोबारी सूरत हाल पर बातचीत होगी और इस वक्त की जो सिचुएशन मैशत के साथ जुड़ी है उस पर भी बात करेंगे। कुछ मुस्बत अशारिये हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार, परेशानी का शिकार और बंदिश के धाने पर आन पहुंची है। चूँकि बिजली के निर्ख, गैस की कीमतें और फिर दोनों की सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू है। गैस बंदिश की वजह से बिजली को बड़ी परेशानी रही और इस वक्त भी एक कंटिन्यूस इंडस्ट्री इस परेशानी का शिकार है कि ना तो बिजली कंटिन्यूस मिल रही है और ना ही गैस उस तरह से मिल पा रही है इंडस्ट्री को। इस पर भी बात करेंगे। जो मुस्बत आशारिये हैं वो किन किन सेक्टर्स में है और कहाँ कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत ने जो इनिशिएटिव 2.5 साल में लेने थे टैक्सेशन के हवाले से, टैक्सेशन की बेहतरी के हवाले से, या फिर मैं कहूँ कि टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से, वो नहीं ले सकी उस तरह से। और अब IMF की तलवार हमारे सर पे अभी फिलवक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद IMF का प्रेशर टैक्सेस के हवाले से है, जिस पर वज़ीर ख़जाना ने भी ये कहा है कि मज़ीद टैक्सेस ना बढ़ाए जाएँ, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और कौम इस पोजीशन में नहीं। और बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। सनाउल्लाह मरवत साहब कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सनाउल्लाह साहब, सर मार्केट 146 पर माशाल्लाह से अब बेहतर तरीके से 46,000 पर चल रही है। 183 पॉइंट्स नेगेटिविटी थी आज मार्केट में, लेकिन गुज़िश्ता वीक 520 पॉइंट्स बेहतरी के साथ रही है स्टॉक मार्केट। जी बिल्कुल अरसलान, आप सही कह रहे हैं। ये मार्केट में पिछले तकरीबन कुछ दिन 3-4 महीनों से तेजी देखी जा रही है और उसका असर जो है वो पूरे हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें भी यही तेजी का जो है रुझान पाया जाता है। हमारे यहाँ अभी जो डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, जैसे FATF का है 22-23 फेब को, अगर उसमें कोई डिसीजन बेहतर आ जाते हैं, हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं, तो हम मजीद कोई अप ट्रेंड मजीद देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे जो है सेक्टर, जैसे ऑयल सेक्टर हो गया, क्रूड ऑयल तकरीबन हाई पे ट्रेड कर रहा है $57 पर बैरल पे, तो हम ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उसमें हम तेज़ी देख सकते हैं। गो कि बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल है, सीमेंट सेक्टर है, उनके लिए जो है वो ठीक नहीं है और हमारे इंपोर्ट बिल पे भी लोड पड़ेगा। लेकिन FATF का जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनको इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछले 2 महीने का डेटा उठा के देखें तो इंडिविजुअल ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है। वो कि बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनमें सेलिंग हम देख चुके हैं। फॉरनर जो है वो पहले से सेलिंग में थे, वो कि अभी ये 2 महीने में उन्होंने कोई ऐसा इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं की, लेकिन इन लेवल्स पे जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है जब तक ये। और दूसरा ये कि जो अपोजिशन की तरफ से, जैसे मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी है कि जी 24 फेब को जो है वो हमने धरना देना है और तब तक नहीं उठना जब तक जो है इस गवर्नमेंट को जो है खत्म, तो वो लाजमी बात है कि गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी की बाइस बन सकती है। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाए। डे बाई डे जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट जैसे 6 महीने साल के लिए वो करना चाहते हैं, वो इन लेवल्स पे जो है ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह मरवत साहब, ये मैं ज़रा इस पर आके मजीद डिस्कस भी करता हूँ। जो बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त के जो सूरत हाल है इसके दौरान बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, ज़रा सुनने वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। मैं ज़रा राना एहसान अफजल खान साहब से ज़रा 1-2 चीज़ें डिस्कस करूँ, फिर फ़हीम साहब से भी उस पर बात करूँगा। राना साहब, मैं और आप पहले भी 1-2 बार डिस्कस कर चुके टैक्स इस्लाहात की बात। सर टैक्स इस्लाहात जो 2.5 साल गुजरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, टैक्स मशीनरी से करप्शन का खात्मा, मसाफ़ी और यकसा टैक्सेस के निफाज में जो पेशरफ्त है वो बहुत कम हुई है। इसका मतलब है जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ अभी तक गवर्नमेंट गई नहीं है और 2.5 साल से ऊपर का अरसा हो गया है, तो अब थोड़ा अरसा और रह गया है। तो अगर टैक्स रिफॉर्म्स न कर पाते और इसी तरह मामला चलता तो जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग का नारा है गवर्नमेंट का, क्या उस पर पूरा उतर पाएगी? राना एहसान साहब देखिए, बड़ा ये एक जो है वो पेनफुल इशू है पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन। जो हमारी टैक्स टू GDP है वो 2018 में 11.1% थी, 2019 में 10.1% थी और जो पिछला साल गुजरा है उसमें 9.6% थी। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो एक तो गिरी है पिछले 2 साल में कंसेक्टिवली, और उसके अलावा जब आप रीजन में कंपैरिजन करते हैं तो हमारा लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशो है कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये जो दीगर ममालिक हैं।
इसी तरह ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ हो कि 2018 में जो टैक्स कलेक्ट हुआ था उसके बाद लगातार कंसेक्यूटिवली 2 सालों में टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी आपकी, वहां फ्लैट ही रहा या थोड़ी सी कम कलेक्शन हुई। तो इस साल जो है वो थोड़ी बेहतरी हमें नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने जुलाई टू जनवरी जो है वो 2570 अरब रुपया इकट्ठा किया और हुकूमत बड़ा इसको सेलिब्रेट कर रही है कि 20 अरब हमने टारगेट से ज्यादा कलेक्ट किया है। लेकिन आपने टारगेट ही बहुत थोड़ा रखा पहले 7 महीने में, और अगले 5 माह का जो अब आपका टारगेट है वो आपने उसको अचीव करने के लिए 480 अरब हर साल आप इकट्ठा करेंगे टैक्स, तो वो टारगेट अचीव होगा। देखें, अगर हुकूमत टैक्स नहीं कलेक्ट करती तो आप समझ लें कि आपकी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो नहीं होगी, और जो हदफ रखा है हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन का जो 4.963 ट्रिलियन है, उसमें कोई भी शॉर्टफॉल आता है तो वो डायरेक्टली हुकूमत को जो है वो क्या कहते हैं उसकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर असरअंदाज होगा, जो आपकी ग्रोथ रेट के ऊपर असरअंदाज होगा। अच्छा, इसी तरह एक और पॉइंट है अरसलान, टैक्स जब आप नहीं कलेक्ट कर पाते तो आपको नॉन टैक्स रेवेन्यूज के जरिए जो है वो अपनी टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू को बढ़ाने की। अच्छा, मैं राना साहब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप नॉन टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए इस पर बात करूंगा, पहले जरा फहीम साहब के पास टैक्सेशन वाला सवाल ले जाऊं, वापस आके आपसे इस पर भी बात करूंगा। जो नॉन टैक्स कलेक्शन है, जिसे हम अपना रेवेन्यू मान सकते हैं, वो क्या हो सकता है और क्या है और कितना हम उस पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए टैक्स ही एक बड़ा रेवेन्यू है और हम इसी को रेवेन्यू कलेक्शन। मैं वापस आता हूँ राना साहब आपके पास इस सवाल के साथ। फहीम साहब, सर, इस्लाहात, टैक्स इस्लाहात आप बेहतर जानते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से आप मुंसलिक हैं, तमाम तर चीज़ें, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के, फिर आप इंपोर्टर्स के हवाले से लेदर इंपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी लीड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टैक्सेशन आप बहुत बेहतर जानते हैं। सर, इस्लाहात नहीं हो पाई, कितना प्रेशर होता है इस चीज़ का इकॉनमी पर भी और बिजनेस पर भी? थैंक यू सो मच अरसलान साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि टैक्स कलेक्शन, मैं इस पे ये थोड़ा सा रोशनी ये डालूंगा कि टैक्स कलेक्शन का जो बहुत बड़ा सोर्स है वो आपकी इंपोर्ट है। ठीक, अच्छा, नो डाउट कि इस वक्त हमें जो पिछले चंद सालों से करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा इशू था वो उसको हम फेस कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना था कि नेसेसरी और अननेसेसरी इंपोर्ट में डिफरेंशिएट कैसे करना है। हमारी कुछ इंपोर्ट्स हैं जो ज़रूरत है, जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में यूज़ होती हैं, कुछ हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब गवर्नमेंट ने ये जो पिछले, जब से ये गवर्नमेंट, हमारी नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जो इंपोर्ट को क्रश करने के लिए, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म करने के लिए, मैं समझता हूँ कि हर किस्म की इंपोर्ट को इन्होंने क्रश किया है। जबकि चाहिए ये था कि हमें अननेसेसरी इंपोर्ट या लेविश या लग्जरी इंपोर्ट को जो है क्रश करना चाहिए था, और इसके साथ साथ जो भी जो है हमारी जो एक्सपोर्ट की या हमारी जो लोकल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स हैं उनको हमने रिलैक्स करना था। और अच्छा, अब इसका दोहरा नुकसान हुआ। एक तो हम टैक्स कलेक्शन में, जिसकी आप बात पहले कर रहे थे, उसकी तरफ हमें शॉर्टफॉल का सामना है, और दूसरी तरफ हम चूंकि हमारी इंपोर्ट कुछ इन आइटम्स में महंगी होने की वजह से हमारी जो है वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल जो एक्सपोर्ट पे उसका अल्टीमेट फर्क पड़ेगा। वैल्यू वाइज हम एक्सपोर्ट की फिगर्स को देखते हैं, जबकि वॉल्यूम वाइज नहीं देख रहे होते। हमें ये दोनों चीजों को साथ साथ देखना है। तो एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है, जो इंपोर्ट की तरफ हमें इसको देखना है। फिर दूसरा, हम जब टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, टैक्स कलेक्शन में जब आप जिनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। आपने कभी जो टैक्स जिनसे कलेक्ट करते हैं उनके राइट्स को कभी डिस्कस ही नहीं किया। जो एक आम आदमी आपको टैक्स करता है उसके अगेंस्ट आपसे लेता क्या है? आप हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कितना गवर्नमेंट ये स्पेंड करती है आपके ये जो टैक्स कलेक्शन का, आप कभी इनकी फिगर्स लें। और फिर ये जो है, मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आने वाले दिनों में जिस तरह ये जिक्र हो रहा था कि यहाँ पे FATF का मसला हमें फेस करना पड़ना है, उसके लिए भी हमें सख्त IMF, क्योंकि हम IMF को भी फेस कर रहे हैं और इनकी बड़ी सख्त शराइत पे हमें जो है ना, हमें रिलैक्सेशन मिलनी है। हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है या नहीं निकलना, इसका फैसला आने वाले दिनों में होने जा रहा है।
और जो सारी दुनिया की नजरें हम पे हैं और जिसका जिक्र हमारे दोस्त भी कर रहे थे कि जिसकी वजह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे फर्क पड़ेगा, हमारी लोकल नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड पे, इस पे इसके बड़े वाज़ेह असरात मुरत्तब होंगे। बड़ी आपने सही बात कही है फहीम साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है हमारे लिए। FATF की तलवार अभी तक लटक रही है। राना साहब, जिक्र किया था सनाउल्लाह मरवत साहब ने इस बात का, मैं चाहूँगा आप भी इसमें ज़रा इनपुट दें, फिर मैं आगे नॉन टैक्स कलेक्शन पर भी जाता हूँ। FATF की तलवार अभी तक लटक रही है, कोई पता नहीं है कि क्या मामला होने जा रहा है। देखिए, FATF पे तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है कि हमने जो बिल्स पास किए असेंबली से, उसके बाद काफ़ी हद तक कंप्लायंस हो गई थी और सिर्फ कुछ ही एरियाज रह गए थे जहां नॉन कंप्लायंस थी। तो मुमकिन काफ़ी बड़ी ये चांसेस हैं कि हम जो हैं वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में निकल आए, और अगर हम निकल आते हैं ऊपर ओवरऑल एक जो है वो एतमाद बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर्स का, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो लोकल हो, और एक वो जो तलवार लटक रही थी उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई मुस्बत फैसला आता है तो इससे डेफिनेटली एक जो है वो पुश मिलेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ। अच्छा सनाउल्लाह मरवत साहब, FATF वाला मामला जैसे कि अगर बेहतरी हो जाती है तो आप समझते हैं स्टॉक मार्केट इस वक्त 46-45 पर है, इससे बूस्ट करके वो पुराने वाले फिगर्स गेन कर सकती है 52-53? जी बिल्कुल अरसलान, यहाँ पे हमारे सामने दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट पड़ी हैं। FATF का जो है वो पॉजिटिव है, जैसे राणा साहब ने भी कहा कि जी अगर ये हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट पे चले जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतरी हो सकती है और हम मजीद जो है वो अच्छे पॉइंट्स ऊपर देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सेनेट के जो है वो भी इलेक्शन सामने नजर आ रहे हैं। फिर जैसे स्टार्ट में मैंने कहा अपोजिशन का भी जो है सामना करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को, तो वो कुछ नेगेटिव न्यूज भी साथ साथ हैं। तो इस वजह से फिर अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ऑयल बढ़ रहा है तो आपके इंपोर्ट बिल पे जो है वो बेतहाशा लोड पड़ेगा। अगर वो लोड पड़ेगा तो आपके यहाँ पे जो ऑलरेडी कमोडिटी जो निचला तबका है, हमारा गरीब तबका है, उस पे ऑलरेडी जो है वो काफी लोड है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सनाउल्लाह मरवत साहब, ये बात सही है कि अगर प्राइसेस बढ़ती जाएंगी जाहिर है कि मजीद बोझ पड़ेगा। अभी ही बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया, जब इंटरनेशनल प्राइसेस उस हद तक नहीं गई थी तब भी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, फिर उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेक के बाद डिस्कस करूँगा दोनों हजरात से, बल्कि तीनों हजरात से, कि पॉलिटिकल सिचुएशन का कितना ज़्यादा इकोनॉमी पर असर हो रहा है और क्या ये इसी तरह असर रहेगा तो इकोनॉमी दबाव में रहेगी। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा मैं चाह रहा था कि इस पर भी बात कर लें कि पाकिस्तान में जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है ये मईशत पे कितनी असरअंदाज होती है। स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का सनाउल्लाह मरवत साहब बता रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा दीगर मार्केट और फिर पाकिस्तान की मईशत पर भी फ़हीमुर रहमान सहगल साहब और राना एहसान अफजल खान साहब इस पर बात कर लें। फ़हीम साहब, सर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जितनी तेज़ी से इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, आप समझते हैं कि ये डैमेजिंग सिचुएशन हो सकती है कारोबार के लिए? हम अभी कोविड से निकले हैं। ये जो है ना, जितने भी ये एलिमेंट होते हैं, देखें जी, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हमें जो अपनी पॉलिसीज इकोनॉमी की जो पॉलिसीज हैं उनमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्योंकि हमारी स्टेबल ये जो इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, खसूसी तौर पे जो अपने सियासी हालात, वो इस वक्त भी अच्छे नहीं है और आने वाले दिनों में मजीद इनमें कोई बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही, जिसका हमारी मईशत पे बड़ा एक गहरे और बुरे असरात मुरतब होंगे। तो चूंकि हमारी पॉलिसीज आपको पता है, हम वैसे ही एडहॉकिज्म पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल हमने अपनी जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ जो सेक्टर हैं, पर्टिकुलरली मैं कॉटन का जिक्र यहाँ जरूर करूंगा, क्योंकि हम किसी जमाने में 2.5 मिलियन बेल्स जो है ना एक्सपोर्ट किया करते थे। इस वक्त जो हमें जो सामना है वो तकरीबन 7 to 8 मिलियन जो है ना बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और जिस तरह राना सनाउल्लाह मरवत साहब ने जिक्र किया कि ऑयल प्राइस जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो उसमें जरा ऑयल बिल भी बढ़ेगा, उसमें हमें तकरीबन कोई $1 बिलियन के करीब हमें इसके एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। और फिर इस तरह
ये जो एक्स्ट्रा हम ये जो 7 से 8 मिलियन बेल्स कॉटन की जब इंपोर्ट करेंगे तो वो भी तकरीबन 3 अरब US डॉलर जो है हमें उसकी इंपोर्ट पे हमारा वो इंपोर्ट बिल इजाफा हो जाएगा। तो ये जो चीजें वो ऑन दी अदर हैंड जो हमारी एक्सपोर्ट जो है, चूंकि जब इंपोर्ट करके हम कॉटन मंगाएंगे वो इतनी ना क्वालिटी वाइज अच्छी होगी और ना प्राइस वाइज हमें सूट करेगी, जबकि हमारे रीजनल कंट्रीज में वही इंडिया जो 2005 में जिसकी 14 मिलियन बेल जो है वो उनकी जो है जो उनकी मुल्क की पैदावार थी वो 3.5 करोड़ बेल्स पे जा पहुंची है इस वक्त। तो जब हम जिक्र करते हैं मार्केट में कंपेटिबिलिटी का अपने रीजनल कंट्रीज के साथ, और वो हम उन पे जो है अपना जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम उनके कंपेटेबल है नहीं, फिर आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट में ये इन जो अपने ममालिक रीजनल कंट्री से कम्पीट कर सके। यार राणा साहब, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि हम कॉटन बेल्स की बात करते हैं। अभी खदशा पैदा हुआ है, 2020 सबसे बुरा साल रहा है कॉटन पैदावार के लिए। बाहर से कॉटन आएगी, गंदम चीनी वाला हिसाब हो जाएगा और टमाटर वाला हिसाब हो जाएगा, कपड़े बनेंगे तो वो महंगे, कोई और चीज़ बनेगी तो वो महंगी, फिर धागा भी महंगा। मतलब ये है कि एक और महंगाई का सैलाब आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को कोई पॉलिटिकल चैलेंज इस तरह का नहीं फेस करना पड़ा पिछले 2.5 सालों में जिससे हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो मुतासर हो, बल्कि इस हुकूमत को जब हुकूमत मिली तो दहशतगर्दी भी किसी हद तक मुल्क से खत्म हो चुकी थी। ना बिजली की लोड शेडिंग थी और ना गैस की लोड शेडिंग थी, और ऑपोजिशन ने कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिया, और इनके जितने भी अभी जो जुलूस हुए उनसे कोई शटर डाउन नहीं हुए या कोई लॉकडाउन सिचुएशन नहीं आई। तो अभी तक तो हुकूमत को कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा जिससे वो कह सके हुकूमत के इस वजह से हमारी इकोनॉमिक कारकर्दगी जो है अफेक्ट हुई। अब आ जाए आप दूसरी कॉटन के ऊपर, तो कॉटन की 2018 में 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन थी। इस साल कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन बेल्स तक के लगभग जो है, तो जो शॉर्टफॉल है वो वाकई $3 बिलियन की जब आप इंपोर्ट करेंगे कॉटन तो उससे जो कॉस्ट ऑफ आपकी प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है, और इसी तरह अभी से ही लोगों को जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिले थे वो उनकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहे और उनको लॉसेस भी पहुंचने के खदशात हैं। इसलिए मेरे ख्याल से टेक्सटाइल सेक्टर ने डिमांड किया कि उनको इंडिया से जो है वो कॉटन ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत दी जाए, वरना एक बड़ा बहरान खड़ा हो सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो है वो इनपुट्स की वजह से इंक्रीज हो गई है। इसी तरह जो गेन्स आपको मिलेंगे, देखें एक्सपोर्ट साइड आपकी अच्छी जा रही है इस साल, चौथा कंसेक्यूटिव महीना है कि आपकी $2 बिलियन से ऊपर एक्सपोर्ट रही है, और चांसेस हैं कि हम लोग 24 से 25 अरब के एक्सपोर्ट के हदफ को जो है वो हम अचीव कर सकें। दूसरी साइड पे मैं समझता हूं कि जो एक अच्छा आगे जो कह लें कि चीज नजर आ रही है वो आईटी एक्सपोर्ट है। आईटी एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन 30 to 40% इंक्रीज हुई है जुलाई टू दिसंबर, और मैं समझता हूं इसके अंदर जो साबिक हुकूमतें हैं जिन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दी की और इंटरनेट भी फ्री किया पब्लिक स्पेसेस के अंदर, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये आईटी के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो ये एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। राणा साहब, मैं ये इस पर एक चीज़ आप दोनों की राय भी लूंगा। इस पर मैं ज़रा पहले सनाउल्लाह मरवत साहब से एक सवाल करूं, फिर आप दो हज़रात की इस पर मैं राय लेता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस हवाले से। आईटी की जो एक्सपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, लड़के बाहर काम करते हैं, वहाँ पर उनकी जॉब्स भी होती हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस वर्क होता है, लेकिन चूंकि उनके ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद नहीं होते उन कंपनीज़ के, तो उनको यहाँ पर लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ बनवाने में बड़ी मुश्किल है। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत सामने आई। मैं वापस आता हूँ इस पर, आपसे बात करता हूँ। सनाउल्लाह साहब, सर आप कह रहे थे कि 46,000 की हद है, और मैं बड़े अरसे बाद ये सुन रहा हूँ कि अच्छी हद है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इस वक्त ज़रा कॉन्शियस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? अरसलान, हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं जो कि जिसको पब्लिक कहा जाता है, इंडिविजुअल्स, उन्होंने 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है पिछले 2020 मार्च से। आप की नज़र में है स्टॉक मार्केट मार्च 2020 में 27,000 का लेवल हमने मार्केट में देखा, और वहां से क्योंकि बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी तेजी है और यहाँ से जो है मार्केट में हमने ऊपर के पॉइंट्स देखे, लेकिन यहाँ पे अलार्मिंग बात ये है कि इंडिविजुअल्स ने ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और कुछ 23 अरब रुपए के आसपास इंश्योरेंस कंपनीज ने साथ दिया, जबकि फॉरेनर ने टोटली जो है
आउटफ्लो देखा गया और अब आज तक 82 अरब रुपए का सरमाया पिछले मार्च से लेके अब तक निकल चुका है। अब जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है जिन्होंने 30 हजार के लेवल के आसपास वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बहुत एहतियात से काम करें। सिर्फ मार्केट में 30% जो है अपना सरमाया अभी रहने दें, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये सारी पोजीशन क्लियर हो जाए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, FATF का मामला भी जो है वो क्लियर हो जाए और सेनेट के इलेक्शन भी, तो उसके बाद मार्केट में इस दौरान हो सकता है कि हम यहाँ पे 46,000 से फिर करेक्शन भी देख लें। और गोगे ऑयल सेक्टर जो है, इसमें अरसलान एक चीज मैं क्लियर करूंगा जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुफीद होगा, ये कि इंडेक्स वाइज यहाँ पे आप करेक्शन देखेंगे, लेकिन ज्यादा पॉइंट अगर आप नहीं देखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादा तेजी से करेक्शन आएगी। वो जो पॉइंट्स हैवी वेट स्टॉक है हमारे, जो कि ऑयल सेक्टर है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत रुक सकती है। अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं सनाउल्लाह साहब, सेक्टर में करेक्शन हम देख सकते हैं। सनाउल्लाह साहब, हम ये कह सकते हैं कि यानी ओवरऑल शायद ना भी देखें बहुत बड़ी करेक्शन, लेकिन हम कुछ स्क्रिप्ट्स की जो प्राइसेस हैं, शेयर प्राइस, उसमें देखेंगे। वो अरसलान बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्शन जो है या मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ सकती है अगर FATF का जो है वो डिसीजन। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ये बात दुरुस्त है कि उस पर डिपेंड करता है वो हालात, और जो अनसर्टेनिटी अगर पॉलिटिकल हो जाती है, सेनेट इलेक्शन, तो ठीक है, जो छोटा इन्वेस्टर है उसको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। फहीम साहब, सर IT का जिक्र कर दिया राना साहब ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम करूंगा, लेकिन फिलहाल मसला ये है कि काफी सारे जो नौजवान हैं उनकी ये शिकायत है कि हम काम करते हैं, हम बाहर से पैसा भी मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पैसा भी आ रहा है और जाहिर है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई मरबूत सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई जल्दी ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, और वो जब कहीं अकाउंट्स खुलवाने जाते हैं तो उन्हें पूछा जाता है कि फिजिकली आपके जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। फिर क्रेडिट कार्ड बनवाने में, लोन लेने में उन नौजवानों को बड़ी मुश्किलात हैं। जी, इसमें ये देखिएगा कि हम चूंकि हमारे मुल्क की जो बेसिक जो पावर, मैं कहता हूँ जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है ना, वो हमारी यूथ है। वो हम 60% और 65% के दरमियान कहते हैं जी हमारी यूथ है, और यूथ के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है IT। और जिस तरह दुनिया में ये IT और हमारे हमसाया मुल्क में, इंडिया में खुसूसी तौर पे इसने तरक्की की है, हम उस लेवल पे इसको नहीं लेके जा पा रहे। इसी वजह से हमारी जो IT से रिलेटिव इनकी जो हमारी ऑनलाइन बिजनेस है, उसके लिए चूंकि उनका उनको एक वॉल्यूम चाहिए होता है, जिसके लिए हमारी डायरेक्ट बैंकिंग के लिए वो जी ठीक है, चैनलाइज सिस्टम होता है प्रॉपर, उस चैनलाइज सिस्टम नहीं है। IT की ट्रेड, उस ऑनलाइन ट्रेड उस वॉल्यूम तक नहीं पहुंच पाई, तो उस वजह से हमें फिर वो हमारे जो हमारी ये जो यूथ एक्सपोर्ट कर रही है अपने छोटे छोटे घर में बैठ के, ये जो लोग, जिसे मैं कॉटेज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्टर कहूंगा, और आने वाले दिनों में इस सेक्टर ने दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करना है, क्योंकि आपको पता है ये ट्रेडिशनल बिजनेस, अब ये IT सेक्टर ने, ऑनलाइन बिजनेस ने, बिल्कुल सर, वो ई-कॉमर्स पे सारी चीजें, बड़े बड़े स्टोर की जो चेन होती है सही, मैं खत्म कर दी है, ब्रांड को इन्होंने खत्म कर देना है। बिल्कुल ठीक। और ये घर बैठे जो ये हमारे ई-कॉमर्स सर, ये आगे ये हमारी यूथ राना साहब कर रहे हैं, उनको हमने फैसिलिटेट, बिल्कुल ठीक है, राना साहब एजुकेट भी करना है, और इस सेक्टर में जब तक हम अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो हमें वो बैंकिंग की सहूलियत नहीं मिलेंगी। चले राना साहब, मेरा सवाल जो था वही 5 सेक्टर को, ट्रेडिशनल सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम राहत देना चाह रहे हैं। हमने एमनेस्टी दी सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, व्हाई नॉट ये हमने पूरे एमनेस्टी हम उस हर सेक्टर को दें, जो बंदा पैसा लेके आए, अपना बिजनेस करे, अपना कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है इंडस्ट्री लगाए। बिल्कुल ठीक है, हमने सिर्फ वो जो घर बनाना चाहता है। ठीक है, एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो बड़ी सही बात है कि हम 5 सेक्टर्स तक महदूद होकर रह गए। मैं जरा राना साहब से पूछूंगा जो सवाल मैंने किया था, वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगा राना एहसान साहब अपना इस पर इनपुट दें। राना साहब, जो बात मैं कर रहा था कि जो अभी फ़हीम साहब ने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर दी, मैं इस पर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखूँगा तो इस पर हम डिटेल बात भी करेंगे। सर, जो ये मसला है कि जो चैनलाइज नहीं कर पा रहे अभी तक IT सेक्टर को, उनके लिए कोई आसानी नहीं, वो कमा के तो दे रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई आसानी पैदा करने का कुछ सहल तरीकाकार अभी तक इख्तियार नहीं किया गया। देखें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही है। और आपका प्राइवेट सेक्टर जो है उसको अगर फाइनेंसिंग लेनी है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लेना, सवाए जो बड़ी कंपनीज हैं या जो बड़ा बिजनेस कर रही हैं उसको तो फाइनेंसिंग मिल जाती है, लेकिन जो छोटा SME सेक्टर है उसको ना बैंक फाइनेंस करता है ना वो लोन ले पाते हैं, तो एक फाइनेंशियल एक्सेस भी उसको नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपका जो है वो आपको काम पड़ जाए, चाहे वो मीटर लगवाना हो, गैस का कनेक्शन लगवाना हो या NOCs लेने हो या अप्रूवल लेना हो, तो ये एक ऐसा मामला है जहां जो है वो रिश्वत दिए बगैर या पैसों के इस्तेमाल के बगैर कोई काम नहीं होता। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसलिए हम इतने लोली रैंक हैं। इन चीजों के ऊपर किसी किस्म की जो है वो बेहतरी नहीं आई। ये जो अभी भी ये जो आपने IT की बात की, तो इनका भी जो पैसा इनको मिलता है वो काफी तो वो जो है वो मिक्स हो रहा है ये रिमिटेंसेस के अंदर। तो कुछ पोर्शन जो रिमिटेंसेस का है वो ये IT से रिलेटेड है, तो इसकी सेग्रीगेशन करना, इन लोगों को आसानियां देना या इनके लिए कोई देखें, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि आपने ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे एक पॉलिसी दी कि 2% प्लस 4% के ऊपर यानी कि 6% पे फाइनेंसिंग हुकूमत देगी ऑल्टरनेटिव एनर्जी को, जैसे सोलर पैनल्स है। तो आपने देखा सोलर पैनल्स का बूम आ गया और 3, 4, 5 सालों में अब घर सोलर पैनल्स जो हैं वो लग रहे हैं। इसी तरह जब तक आप एक सेक्टर को मराहत नहीं देंगे, इंसेंटिव्स नहीं देंगे, उनको इनकरेज नहीं करेंगे, तब तक वो जो सेक्टर्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आपने देखा कि बहुत अरसे तक सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर्स को जो है या एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन दी गई कि इनको एक्सपोर्ट में लो इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग दी जा रही थी, लेकिन जो बाकी आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए कोई भी मराहत नहीं है किसी भी किस्म के, और आज भी नहीं है। आज आपने टफ पॉलिसी निकाली जो टेम्पररी इकोनॉमिक रिलीफ फाइनेंसिंग है, और उसमें आपने देखा कि वो 100% जो है उसको यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है, बल्कि ओवर सब्सक्राइब्ड है। लोग 500 अरब का बजट था, उससे भी ज्यादा जो है एप्लीकेशंस चली गई हैं। तो जब आप इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो छलांग मारेगा, वो तो ढूंढ रहा है, वो तो भूखा है कि हुकूमत हमें सपोर्ट करे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इस साइड पे बहुत हम स्लो है। अच्छा, यही बात है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसके लोन लेने की जो शरह बड़ी तेजी से बढ़ी है कोविड-19 वाले मामले, और उसके बाद वो 60% से ज्यादा लोन ले रहे हैं। लोन का मतलब जाहिर है इसमें जो एक चीज पॉइंट आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आपकी कम हुई है, लगातार पिछले 3 सालों से कम होती जा रही है, लेकिन ये टर्फ के अंदर जो इन्होंने सस्ता लोन दिया वहां ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड है। लेकिन सर वो फिर बोझ बनेगा ना राना साहब, चीज़ें बोझ बन जाएंगी। मैं ज़रा लोन पर आता हूँ, आप लोगों से ज़रा ये भी पूछूंगा कि हर पाकिस्तान के शहरी पर जो अब कर्ज है उसका बोझ 2.25 लाख तक जा पहुँचा है। मैं उसी पर थोड़ी सी बात करूँगा। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट 2021 और उसमें जो कुछ कहा गया उसमें वजारत ख़जाना ने एक्सेप्ट भी किया बहुत सारी चीज़ों को। पहले ज़रा सनाउल्लाह साहब से, सनाउल्लाह साहब ये बताइएगा ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि ख़ास स्क्रिप्ट हैं उनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और तमाम तर स्क्रिप्ट जितने भी हैं वहाँ पर शेयर प्राइस हैं उनकी वैल्यू नहीं बढ़ी? ये बात आपके नज़दीक दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी डिस्कस हो रहा है कि टेक्सटाइल को काफ़ी मराहत दिए गए, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मजीद उसमें हम HA एक्टिविटी देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर जो है वो काफ़ी अरसे से रुका रहा, तो उसमें कुछ रूमर्स आ रही हैं कि जी जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह और उसमें कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं। जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ स्टॉक्स जो है जो कि MSCI में एक स्क्रिप लिस्टेड हुआ है, तो मजीद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी सिलेक्टेड स्टॉक। तो आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि कुछ स्क्रिप्ट में जो है वो तेजी देखी जा रही है, और इसी ऑयल सेक्टर की वजह से ऑयल में भी हम तेजी देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी इन्हीं स्क्रिप्ट में हम तेजी देख सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत है इन लेवल्स पे, जैसे शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब, सर
सर लोन की बात हो रही थी, राना साहब ने जिक्र कर दिया तो मुझे भी याद आ गया, अब ज़रा बात कर लेता हूँ। सर मामला ये है कि जो 2021 में जून तक की आपसे जिक्र करता हूँ, सरकारी कर्जा 36.4 ट्रिलियन रुपए था। वो मजमूई कर्ज की रकम 208 बिलियन जो पाकिस्तानियों पर अगर तकसीम करते हैं तो 2.25 लाख रुपए हर शहरी मकरूज हो रहा है। मामला ये है कि सर जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है 2005, ये वजारत ख़जाना ने तस्लीम किया है कि उसकी भी खिलाफ वर्जियाँ की गई और GDP खसारा 8.6% बढ़ा। इसी तरह जो बजटरी डेफिसिट है वो 1138 अरब रुपए पर जाकर खड़ा हो गया। जी अरसलान साहब, इस पे तो मैं सिर्फ वो मीर तक की मीर वाली बात कह सकता हूँ कि कर्ज की पीते थे मैं और ये समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी ये फाका मस्ती एक दिन। वाह। ये जितना भी ये कर्ज और ये जितने जब तक हम IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक उसके क्लच से हम आज़ाद नहीं होंगे, हमें ये जितने भी ये जो फिजिकल डेट्स हैं या लोकल डेट्स हैं, हमें इसका सामना रहना है। हमें जो चाहिए था कि हम अपनी एक्सपोर्ट अगर ऑल ऑफ सडन नहीं बढ़ा पा रहे तो हम अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को जो अपनी वही मैं पहले ही अपनी बात पे दोबारा आऊंगा को 60% यूथ है, इनको स्किल्ड करके एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी पिछले 2004 से लेकर 2010 ऑनवर्ड 10 सालों की फिगर निकाल के देख लें। इवन के हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, अपनी ये जो यूथ को अपने बाहर जो स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करना था वो भी हम डाउनवर्ड उसका भी ट्रेंड है, बजाय इसके कि हम इसको बढ़ाते। मुख्तलिफ ममालिक में हम उनके साथ अपनी एग्रीमेंट करते, चाइना से हम ट्रेड बायलैटरल ट्रेड की जब बात करते हैं या फॉर ईस्ट में हम जब बात करते हैं अपनी बायलैटरल ट्रेड की, इवन ये जो हमारी रियासतें हैं, सऊदी अरब है या जो एमिरेट्स है, इन गुल्फ में हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे दोस्त इस बात की तायद करेंगे कि हमारी सबसे ज्यादा रेमिटेंसीज जो है सऊदी अरब और एमिरेट्स से आती हैं। ऐसा ही है तो क्या हम इन चीजों को एक्सपोर्ट, अपनी यूथ को एक्सपोर्ट करके ना सिर्फ डबल दोहरा फायदा उठाते, अपनी रेमिटेंसीज बढ़ाते और अपनी एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते मेन स्ट्रीम में? तो हमें ये जब तक, और मैं एक यहाँ पे आपको अरसलान साहब एक और चीज मेंशन कर दूं, जब तक हम SMEs में अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमें ये जितने जो है ना हमारे खसारे, जितना भी आपने कोविड-19 के दौरान हमने SMEs को कुछ नहीं दिया, हमने जो कुछ किया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए किया है। सर वहीं पर कॉटेज इंडस्ट्री को ये थी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनकी जो शराइत थी स्टेट बैंक की, वो उसको फुलफिल ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ज़रा राना साहब, बड़ी सही बात है कि SMEs वाला मामला एक तरफ, दूसरी तरफ सर हम अखराजात कमी की बात देख रहे थे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये जिस रिपोर्ट का फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें ये वजारत ख़जाना की जानिब से आपको बता रहा हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो जारी अखराजात हैं वो 28 साल में सबसे ज़्यादा रहे हैं और जो GDP की तरफ मजमूई अखराजात का हजम था वो 23.1% रहा है, जो 21 साल में अखराजात की बुलंद तरीन सतह है। देखिए बिल्कुल, इसकी जो मेन वजह है वो आपकी डेट सर्विसिंग है। और जब आपने डॉलर को जो है वो रुपी को आपने डीवैल्यू किया एकदम से 40-50%, आप एक साल के अंदर 115 से आप 170 पे चले गए और आपका जो काइबर है वो एक साल से भी कम अरसे के अंदर बल्कि कुछ महीनों के अंदर वो 60% से 13 से भी ऊपर चला गया। तो उस वक्त फिर आपकी डेट सर्विस एकदम से उस किया और जो 1500 अरब आपकी सालाना फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग थी वो 3000 अरब को टच कर गई विद इन 1 ईयर। तो ये जब आप इतनी मैसिव चेंजिंग करेंगे और जिस तरह इमरान खान से ने कहा कि मैंने तो टीवी पे देखा कि डॉलर बढ़ रहा है, तो जो इन्होंने IMF से मुआहदा किया वो उसके अंदर इन्होंने काफी चीजों में अपने हाथ बंधवा लिए, जिसके अंदर इन्होंने एक्सचेंज रेट को कदरे फ्री फ्लोटिंग कर दिया और उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल ही छोड़ दी। और इसी तरह एकदम से जब आप शिफ्ट हुए कि स्टेट बैंक से बोरोइंग से आप कमर्शियल बैंक्स में बोरोइंग के ऊपर आप शिफ्ट हुए, मनी प्रिंटिंग के ऊपर भी आपको जो है वो, तो ये सारे मामला जो हैं इन्होंने, और इंटरेस्ट रेट आपको, मॉनेटरी पॉलिसी आपको रिवाइज करनी पड़ी। तो ये सब कुछ जो है इससे आपका जो करंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया। और अभी भी आप देखें कि हम ये तो कहते हैं कि हमने 4.936 ट्रिलियन हमने इकट्ठा करना है, लेकिन डॉलर वैल्यू में ये आज भी 2018 के
टैक्स के हदफ से कम है इन डॉलर टर्म्स, तो आपकी जबकि एक्सपोर्ट जो है वो 14%, इंपोर्ट जो है आपकी 14% है जीडीपी का हुजम, तो डॉलर जो है वो हमारा ओवरऑल जो है जीडीपी श्रिंक हो गई है और करंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ने ही बढ़ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, माहिर मुआशियात फ़हीमुर रहमान सहगल साहब हमारे साथ थे, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपका भी शुक्रिया। सनाउल्लाह मरवत साहब हमारे साथ थे, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत को अपने डेफिसिट्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है और महंगाई इस वक्त अपने उरूज पर है, उसमें मामूली कमी तो देखी जा रही है हफ्तावार रिपोर्ट में, लेकिन मजमूई तौर पर कमी इसलिए नहीं आ पा रही चूँकि डॉलर प्राइस का अपना मसला, जो एक्सपर्ट्स की राय है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, डॉलर अपनी जगह पर मौजूद, पाकिस्तानी रुपये की गिरावट अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल और टैक्सेशन की सूरत हाल सहल नहीं है, जिसको सहल करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, जुम्मे के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात। ये भी अपना कॉइन लॉन्च कर